वेलकम टू बिट इनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। बाइनेंस ने ये डिनाई कर दिया कि वजीर एक्स उसकी कंपनी नहीं है। तो ये बहुत बड़ी खबर है। इनफैक्ट इस खबर से काफी सारी अनसर्टेनिटी हो गई है। ईडी का केस और बाइनेंस की अनाउंसमेंट, इसके बीच में मतलब ये जो टाइमिंग है, इसलिए ये अनाउंसमेंट जो है और इसकी टाइमिंग जो है, इसलिए इसको बहुत ही अलग तरीके से देखा जा रहा है कि ये अनाउंसमेंट पहले क्यों नहीं करी और बाद में क्यों नहीं करी, अभी क्यों करी जब ईडी का केस चल रहा है। ईडी की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो इसलिए इस अनाउंसमेंट को बहुत ही अजीब तरीके से देखा जा रहा है। पूरे वीडियो को एंड तक देखिएगा, पूरा केस क्या है, ईडी क्या चाहता है, इसका इंडस्ट्री पे क्या इम्पैक्ट होगा, यूजर पे क्या इम्पैक्ट होगा, क्या वजीरेक्स पे यूजर का पैसा सेफ है कि नहीं, क्या उन्हें अभी भी वजीरेक्स के साथ बने रहना चाहिए कि नहीं। इस पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मैं स्क्रीन को शेयर करता हूँ, कोशिश करूंगा वीडियो को शॉर्ट रखूं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको आपको डिटेल में बताने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो स्क्रीन को मैं शेयर करता हूँ और यहाँ से मैं नोटिस को दिखाता हूँ। बेसिकली 5 अगस्त 2022 को ये नोटिस आया। तो इस नोटिस के अंदर ईडी ने साफ बोला कि हमने वजीरेक्स की जो जो जन्मई लैब है, जो उसका वजीरेक्स की जो कंपनी है, जन्मई लैब, तो उनके जो है बैंक अकाउंट में 64.67 करोड़ को उन्होंने फ्रीज कर दिया है। रीजन उन्होंने ये दिया कि मनी लॉन्ड्रिंग की एक इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, जिसमें उन्होंने पाया कि काफी सारी एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, ये जो एप्स वगैरह नहीं होती है, जो जहाँ पे आप लोन्स भी मिल जाते हैं, और जहाँ पे तो ये बेसिकली ये पाया गया कि काफ़ी सारी एनबीएफसीज़ गलत तरीके से लेंडिंग प्रैक्टिसेस में थी। तो बेसिकली बड़े हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो लोगों को लोन दे रहे थे, और लोन देने के बाद उनकी जो रिकवरी थी वो बहुत ही गंदे तरीके और गलत तरीके से वो लोन की रिकवरी कर रहे थे। जो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोगों को इमीडिएटली लोन देते थे, फिर गलत तरीकों से जो कि इल्लीगल तरीके थे, उससे वो पैसे की रिकवरी करते थे, और उस पैसे को वो क्या करते थे कि जो प्रॉफिट होता था उसको क्रिप्टो एक्सचेंजेस के थ्रू वो क्रिप्टो बाय करते थे, और उस क्रिप्टो को वो बाइनेंस पे भेज के वहां पे दूसरी ऑफशोर कंट्री में वहां पे वो उसको कैश कर लिया करते थे। सो बेसिकली ये जो एनबीएफसीज थी, काफी सारी एनबीएफसी 16 के आसपास, ये जो एनबीएफसीज थी, इनमें ये पाया गया इन्वेस्टिगेशन पे कि इनमें चाइनीज पैसा लगा हुआ था, चाइनीज कंपनीज का और चाइनीज लोगों का पैसा लगा हुआ था। उन्होंने इन कंपनीज के अंदर, ये जो लेंडिंग के अंदर थी, इनके अंदर पैसा लगाया, मोटा प्रॉफिट बनाया। प्रॉफिट को जो है वो वजीरेक्स एक्सचेंज के ऊपर गए, वहां पे उन्होंने क्रिप्टो खरीदा, उस क्रिप्टो को बाइनेंस के अकाउंट पे भेजा। तो क्योंकि बाइनेंस और वजीरेक्स ये एक ही बाइनेंस की कंपनी थी, वजीरेक्स, दोनों के अकाउंट लिंक्ड थे। जो वजीरेक्स का अगर किसी पे अकाउंट है और उसी बंदे का अगर बाइनेंस पे अकाउंट है, वो दोनों आपस में लिंक्ड थे। तो उन्होंने क्या करा कि इन कंपनीज ने अपना क्रिप्टो खरीदा और उस क्रिप्टो को बाइनेंस पे भेज दिया। और ये जो ट्रांसफर होता था, ये ऑन चेन नहीं होता था, ये डेटाबेस के अंदर एंट्री होती थी। ऑन चेन का मतलब होता है कि ब्लॉकचेन पे तो सारी चीजें विजिबल होती है, जो लेजर्स होते हैं वो ओपन होते हैं, और वहां पे लेजर कोई भी जाके चेक कर सकता है। लेकिन इस केस में वजीरेक्स से बाइनेंस के ऊपर ये ऑफ चेन था। ऑफ चेन का मतलब है कि अपना जो इनका सेंट्रल डेटाबेस था उसके अंदर ये एंट्री करते थे। और ये जब पैसा बाहर चला जाता था, तो बाहर से कहीं पे भी किसी भी कंट्री में ये कैश कर लिया करती थी ये जो लोग इनके पीछे थे। तो इस इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया कि कहीं ना कहीं ये क्राइम था। उस क्राइम से जो पैसा जनरेट हुआ, उस पैसे को लॉन्डर किया गया देश से बाहर, राइट। तो ये केस है। तो इस केस के अंदर काफी सारी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, जिसमें जो ईडी का ये कहना है कि ईडी का कहना है कि जन्मई लैब प्राइवेट लिमिटेड, द कंपनी ओन्ड बाय वजीरेक्स क्रिप्टो एक्सचेंज, हैज क्रिएटेड। तो इनका ये कहना है कि जन्मई लैब, द कंपनी दैट ओन क्रिप्टो, हैज क्रिएटेड अ, इनका बाइनेंस के साथ इनका अग्रीमेंट था। और इसमें इनका ये भी कहना है कि अम, अ, जिसमें पहले निश्चल शेट्टी का क्लेम यह था कि वजीरेक्स इज एन इंडियन exchange which controls all the crypto to crypto and INR crypto transaction and only has an IP preferential agreement with Binance। तो बेसिकली ईडी का कहना है कि पहले निश्चल शेट्टी ने ये क्लेम किया था कि जो वजीरेक्स एक्सचेंज है उसका क्रिप्टो टू क्रिप्टो और INR टू क्रिप्टो ट्रांजैक्शन पे उसका कंट्रोल है, और बाइनेंस के पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और प्रेफरेंशियल एग्रीमेंट है बाइनेंस के साथ। लेकिन अब जन्मई लैब का ये कहना है कि उनका सिर्फ INR टू क्रिप्टो ट्रांजैक्शन में वो करते हैं इंडिया में। बाकी जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो बाइनेंस के द्वारा होती है वजीरेक्स पे। तो उनका ये कहना है ईडी का कि ये कॉन्ट्राडिक्टरी और एम्बिगुअस आंसर्स हैं, जिनका स्ट्रेट आंसर ये नहीं दे रहा है। प्लस वजीरेक्स का जो है वो एक
क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर के थ्रू काम करती, कोई भी इनका एम्प्लॉयी ऑफिस नहीं आता, घर पे रहते हैं, 2 चेयर है, वी वर्किंग स्पेस में इन्होंने पाया। और जो बायनांस के एम्प्लॉइज़ हैं वो कभी रिप्लाई नहीं करते, legal@binance.com पे कभी भी जवाब नहीं आता है। तो ये इन्होंने पाया, प्लस इन्होंने बोला कि हमने एक रिपीटेड रिमाइंडर्स डाले, जहाँ पे वो काफ़ी रिपीटेड अपॉर्च्युनिटीज़ भी दी कि वज़ीर-एक्स लेकिन फेल हो गया to give the crypto transaction of the suspected fintech ऐप कंपनीज। तो जो फिनटेक कंपनीज थी, अगर उन्होंने वजीरेक्स के थ्रू क्रिप्टो बाय किया तो केवाईसी तो करी होगी ना। तो ईडी ने ये बोला कि हमने इनको बहुत बार ये बोला कि हमें उन कंपनीज की जो केवाईसी डिटेल्स हैं, वॉलेट से उनका एक्सेस चाहिए, उनकी डिटेल्स चाहिए, बट मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड ऑन द ब्लॉकचेन आल्सो। क्योंकि ऑफ चेन ट्रांसफर हुआ था, तो इन ईडी का कहना ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि जो ट्रांसफर हुआ है वो ऑफ चेन हुआ है, ऑन चेन नहीं हुआ है। वजीरेक्स ने ये भी बोला है कि जुलाई 2020 से पहले का उनके पास कोई रिकॉर्ड भी नहीं है, जो कि बहुत ही हैरान कर देने वाली बात है। और ईडी ने ये बोला है कि कोई नो फिजिकल एड्रेस वेरिफिकेशन वाज डन, देयर इज नो चेक ऑन द सोर्स ऑफ फंड्स ऑफ देयर क्लाइंट, नो ईडीडी इज डन, नो एसटीआरस वर डन। तो बेसिकली एक एक्सचेंज को जो कंप्लायंस को ईडी ने वीक पाया, जो कंप्लायंस के जो चेक्स होने चाहिए थे, जब इतने बड़े पैसे की जब ट्रांसफर का केस था, तो उस हिसाब से जो है ईडी को वो सैटिस्फैक्टरी वो आंसर्स नहीं मिल रहे थे, इसलिए ईडी ने ये अकाउंट्स को फ्रीज किया। तो बिकॉज ऑफ द नॉन कोऑपरेटिव स्टैंड ऑफ द डायरेक्टर ऑफ वजीर एक्सचेंज, अ सर्च ऑपरेशन वाज कंडक्टेड 3 अगस्त को, और इसमें समीर महात्रे जो डायरेक्टर ऑफ वजीर एक्स है, हैज कंप्लीट रिमोट, उनके पास कंप्लीट रिपोर्ट एक्सेस था डेटाबेस का, वजीर एक्स का, बट उन्होंने उस डेटा एड्रेस को, मतलब उस डेटा का एक्सेस नहीं प्रोवाइड कराया। ठीक है। तो ये जो केवाईसी नॉर्म्स के अंदर जो ढिलाई बरती है, और जो कंप्लायंस में जो ढिलाई बरती है, इसकी वजह से ये कदम उठाना पड़ा, और जिसकी वजह से उन्होंने 64.67 करोड़ को फ्रीज कर दिया, और फर्दर इन्वेस्टिगेशन चालू है। अब ये 5 अगस्त की ये प्रेस रिलीज हुई, और उसी के बाद 5 अगस्त को 9:06 पे सीजी ने ट्वीट करके ये बोला कि क्विक थ्रेड ऑन Binance and WazirX and some incorrect reporting. Binance does not own any equity in Zenmai Lab, the entity operating WazirX and established by the legal founders, right? Binance published a blog that it had acquired WazirX. This transaction was never completed. कि हाँ, हमने 2019 में बोला था कि हमने एक्वायर कर लिया वजीरेक्स को, लेकिन ये ट्रांजैक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं हुई। बाइनेंस ने कभी भी किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई शेयर ज़ेनमाई लैब के ओन नहीं किए, जो वजीरेक्स को गवर्न करती है। बाइनेंस जो है वो सिर्फ वॉलेट सर्विस प्रोवाइडर है वजीरेक्स का, जो कि टेक सॉल्यूशन है। देयर इज आल्सो एन इंटीग्रेशन यूजिंग ऑफ चेन। हमारा ऑफ चेन उनसे एक इंटीग्रेशन है वजीरेक्स के साथ, जिस वो इसलिए था क्योंकि उसमें फीस नहीं लगती। उसके अलावा जो यूजर साइन अप है, केवाईसी है, और जो विड्रॉल्स हैं वो सब वजीरेक्स एक्सचेंज देखता है। और रीसेंट एलिगेशंस जो हैं अबाउट द ऑपरेशंस ऑफ वजीरेक्स एंड हाउ द प्लेटफॉर्म इज मैनेज्ड, ये तो बेसिकली वजीरेक्स के अगेंस्ट जो ईडी ने कंसर्न दिखाया है, वो हमारे लिए भी बहुत बड़ा कंसर्न है। जो ज़ेनमेई लैब के अगेंस्ट दिखाया है, वो हमारे लिए बड़ा डीप कंसर्न है। बाइनेंस ने हमेशा लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को सपोर्ट किया है, और हम आगे भी ईडी को सपोर्ट करेंगे। अब ये बात बोलते ही निश्चल शेट्टी का 10:43 पे कल जवाब आया कि वजीरेक्स वाज एक्वायर्ड। ये गलत है इनका कहना, सीजी का। और ज़ेनमेई लैब जो है वो इंडियन एंटिटी है, जो कि मेरी और मेरे को-फाउंडर की है। ज़ेनमेई लैब जो है, इसका लाइसेंस जो है अ सनमई लैब के पास लाइसेंस है बाइनेंस से। तो आईएनआर और टू क्रिप्टो जो पेयर है वो वजीरेक्स करता है, लेकिन वो किस बेसिस पे करता है, उसने जनमई लैब से ने बाइनेंस से ये लाइसेंस लिया हुआ है ऑपरेट के। आईएनआर टू क्रिप्टो पेयर्स जो है वो वजीरेक्स करता है, बाकी क्रिप्टो टू क्रिप्टो और सारा जितना भी विड्रॉल्स वगैरह है वो सब बाइनेंस ऑपरेट करता है। और ये भी बोला कि बाइनेंस जो है वो डोमेन नेम को भी
वही ओन करते हैं। बायनांस के पास रूट एक्सेस है एडब्ल्यूएस सर्वर का, बायनांस के पास सारे क्रिप्टो एसेट्स हैं, बायनांस के पास सारे क्रिप्टो के प्रॉफिट है और ज़न्मय और वज़ीरेक्स को कन्फ्यूज़ करने की कोशिश की जा रही है। तो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग जवाब था निश्चल शेट्टी का। तो उसके बाद सीजी ने बोला कि ये बहुत दुःख हो रहा है कि मुझे ट्विटर पे कहना पड़ रहा है, बट बायनांस जो है सिर्फ़ वॉलेट सर्विस प्रोवाइड करता है वज़ीरेक्स को। वज़ीरेक्स डोमेन वज़ीरेक्स का जो डोमेन है वो हमारे कंट्रोल में, लेकिन वज़ीरेक्स ने कभी भी हमारे साथ एडब्ल्यूएक्स का जो एक्सेस है वो शेयर्ड एक्सेस है, ठीक है? तो हम लोग वज़ीरेक्स को शट डाउन कर सकते थे, राइट? ये बोला, बट हमने ये शट डाउन नहीं करा क्योंकि यूज़र्स को हर्ट होगा। बायनांस के पास कोई भी कंट्रोल नहीं है ऑपरेशंस पे, यूज़र साइन अप पे, बायनांस का केवाईसी पे कोई कंट्रोल नहीं है, बायनांस का ट्रेडिंग और इनिशिएटिंग विथड्रॉल्स पे कोई कंट्रोल नहीं है। वज़ीरेक्स की जो फाउंडिंग टीम है उनका कंट्रोल है। उन्होंने आज तक हमें ये कंट्रोल ट्रांसफर नहीं किए, जबकि हमने बहुत सारे रिमाइंडर डाले और ये डील कभी भी क्लोज़ नहीं हुई, कोई भी ट्रांसफर नहीं हुआ। और और जो वज़ीरेक्स की फाउंडिंग टीम है, सीजी का ये कहना है कि उनकी टीम ने, वज़ीरेक्स की टीम ने, मतलब निश्चल शेट्टी वगैरह ने, उनका कंट्रोल हमेशा बना रहा ऑपरेशंस पे और हमें कभी भी डेटा का कंट्रोल नहीं दिया गया, केवाईसी वगैरह का भी कोई कंट्रोल नहीं है। हम ईडी के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। इस पे निश्चल शेट्टी का फिर जवाब आया कि जब आपने ये बात बोल दी कि वी कुड शट डाउन वज़ीरेक्स, बायनांस ने जब ये बात बोली है, सीजी ने अपने ट्वीट में बोला, तो इसका मतलब है कि आपके पास कंट्रोल है कि आप शट डाउन कर सकते हो। और निश्चल ने बोला कि शेयर्ड जो एक्सेस ऑफ तो निश्चल का कहना है कि आपके पास रूट एक्सेस है एडब्ल्यूएस का, जिसके पास भी रूट एक्सेस होता है वो एडब्ल्यूएस को कंट्रोल करता है। तो निश्चल ने साफ बोल दिया कि आपके पास जो भी आपके फैक्ट्स हैं वो गलत हैं। आपके पास सारे कंट्रोल हैं, आपके पास रूट एक्सेस है एडब्ल्यूएस का सर्वर का और वज़ीरेक्स का डोमेन आपने एडमिट कर लिया, गुड टू नो दैट। और और उसके बाद ज़ेनमाई लैब्स के का कंट्रोल के बारे में आप बात करना चाहते हो, व्हाई यू आर नॉट टेकिंग इट? तो ये और यहाँ पे लोग नीचे ब्लॉग्स डालने लग गए, सीजी को याद दिला के टैग कर रहे थे कि आप इन्हें तो बोला था 2019 में, नाउ यू व्हाई यू आर चेंजिंग योर स्टांस। और उसके बाद ये एक ट्वीट है जिसमें फिर सीजी बोलता है कि वी आस्क्ड फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ वजीरेक्स सिस्टम सोर्स, ये सारी चीजें लेकिन हमने फरवरी में ये बात बोली थी, बार बार रिमाइंड कराई वजीरेक्स को कि हमें ये ट्रांसफर कर दिया जाए सोर्स कोड डिप्लॉयमेंट ऑपरेशंस, लेकिन ये वजीरेक्स ने रिफ्यूज कर दिया। फाइनेंस का कोई भी कंट्रोल नहीं है सिस्टम पे, वजीरेक्स हमारे साथ भी कोऑपरेटिव नहीं है और ऐसा लगता है ईडी के साथ भी कोऑपरेटिव नहीं है। निश्चल ने एक और किसी आदमी के जवाब देते हुए बोला, किसी आदमी ने पूछा, हु इज मेकिंग मेजॉरिटी ऑफ द फी मनी, दैट्स द ओनर। तो निश्चल ने बोला, गुड क्वेश्चन, बायनांस सारी फीस बायनांस के पास है, क्रिप्टो टू क्रिप्टो ट्रेडिंग, क्रिप्टो विड्रॉल, सारी फीस बायनांस रखता है। सिर्फ जन्मय लैब जो है वो इंडिया आईएनआर क्रिप्टो की जो ट्रेडिंग फीस है वो जन्मय लैब चार्ज करता है। आईएनआर डिपॉजिट विड्रॉल फी जो है वो वजीरेक्स जन्मय लैब के पास जाती है, क्योंकि उसके पास ये लाइसेंस है बाइनेंस से आईएनआर टू क्रिप्टो पेयर चलाने का, ठीक है? तो उसके बाद डब्ल्यूआरएक्स टोकन पे एडी ने क्वेश्चन पूछा कि थैंक्स फॉर क्लियरिंग दिस अप। ये पूछा कि द बिगेस्ट क्वेश्चन नाउ इज अराउंड द डब्ल्यूआरएक्स टोकन, हु रिसीव्ड टोकन सेल मनी एंड कंट्रोल टोकन डिस्ट्रीब्यूशन। तो निश्चल का कहना है कि वजीरेक्स का पैसा भी सारा का सारा बाइनेंस के पास है। उसके बाद निश्चल ने और ज्यादा क्लैरिटी दी, जिसपे जब बाइनेंस ने बोला कि हमें ये डेटा ट्रांसफर नहीं हुआ, तो निश्चल बोल रहा है कि डीड इन्वॉल्व बाइनेंस पेरेंट एंटिटी, और आज तक हमें पेरेंट एंटिटी के बारे में कोई डिटेल नहीं है, हम बार-बार पूछते हैं। और उसने बोला, कैन बाइनेंस नेम द पेरेंट एंटिटी, क्यों छुपाया जा रहा है? आज तक हमें पेरेंट एंटिटी का नाम क्यों नहीं बताया जा रहा? तो ये बोला गया। उसके बाद बाइनेंस की जो जो ओरिजिनल डील है वो आईपी एड्रेस की है, और ये सो बेसिकली सेम टेक्नोलॉजी वाज देन लाइसेंस टू जनमाई बाय बाइनेंस। सो बेसिकली जो आईपी जो टेक्नोलॉजी का जो लाइसेंस है, जो टेक्नोलॉजी थी वो सारी की सारी बाइनेंस को भेज दी थी, और वापस से जो आईएनआर टू क्रिप्टो मार्केट में उसने लाइसेंस लिया हुआ है बाइनेंस से ऑपरेट करने का, ठीक है? तो बेसिकली आप इसको इस तरीके से समझिए कि कंपनी बेच दी पूरी की पूरी, वज़ीर-एक्स पूरा बेच दिया। अब बायनेंस ने बोला कि यार ये आईएनआर टू क्रिप्टो आप ही करते रहो, मैं आपको लाइसेंस इश्यू करता हूँ। बेसिकली बेच तो दिया आपने, लेकिन आप मेरे बिहाफ़ पे ऑपरेट करते रहो। तो ये
यहाँ पे इस लाइन का ये मतलब है कि हमारे पास लाइसेंस था आईएनआर टू क्रिप्टो करने का, बायनांस ने ही हमें लाइसेंस दिया था, अदरवाइज़ सारी चीज़ों का कंट्रोल बायनांस के पास चला गया। ये भी बोला कि फ़रवरी में बायनांस टीम को ज़ेनमेई लैब का कंट्रोल चाहिए था। अब बायनांस को अगर ज़ेनमेई का लैब चाहिए तो उनको हमारा शेयर एक्वायर करना पड़ेगा। ज़ेनमेई लैब जो है वो कोऑपरेट कर रही है ईडी से 7 दिन से, और सारे तो निश्चल का ये भी कहना है कि सा ईडी के साथ सारा कोऑपरेशन है, सारा डेटा ऑलरेडी ईडी को दे दिया गया है, और जो प्रेस रिलीज़ में बात हुई है उससे वो एग्री नहीं करते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये भी पूछा गया, सीजी ने बोला कि इफ यू हैव फंड्स ऑन वजीर एक्स, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी। तो सीजी ने बोला कि वो सारे के सारे बाइनेंस पे ट्रांसफर कर दो, सिंपल। हम लोग वी कुड डिसेबल वजीर एक्स वॉलेट ऑन अ टेक लेवल, बट वी कांट एंड वी विल नॉट डू इट। एज मच डिबेट्स एज वी आर एंड्योरिंग, वी वोंट हर्ट यूजर्स। तो हम लोग यूजर्स को हर्ट नहीं कर सकते। हम वो कंट्रोल है हमारे पास, हम बंद कर सकते हैं एक्सचेंज, हम बंद कर सकते हैं वॉलेट्स, लेकिन हम ऐसा करेंगे नहीं। तो ये बात यहाँ पे इन्होंने ये लिखी। तो आप ये देख रहे हो, ऑल इन ऑल एक बहुत गंदी लड़ाई 2 प्रोफेशनल के बीच में पूरी दुनिया देख रही है, हँस रही है कि ये इस तरह का इश्यू है कि ये अक्रॉस द टेबल बैठ के भी बात की जा सकती थी। लेकिन इस इश्यू को इतना बड़ा होना करने दिया, या उसको ट्विटर पे सीजी ने इसकी शुरुआत करी, और उसके बाद ऑब्वियसली निचल शेट्टी ने उसके जवाब दिए। लेकिन एक 2 बड़े लोग, इतने बड़ी पर्सनैलिटीज़ ट्विटर पे एक-दूसरे से आर्ग्यू कर रही हैं, एक-दूसरे पे कीचड़ उछाल रही हैं, एक-दूसरे को गलत साबित कर रही हैं। वैसे तो ये ट्रांसपेरेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी चीज़ है कि सबकी नॉलेज में है। लेकिन इसका एक बहुत बुरा इफ़ेक्ट पड़ता है इंडस्ट्री पे, और इंडस्ट्री भी हँस रही है बाहर से कि यार ये क्या हो रहा है? ये कितनी इमैच्योरिटी है? अगर ये 2 लोग अगर ऐसे भिड़ रहे हैं तो पता नहीं इस इंडस्ट्री में कोई सीरियस एंटरप्रेन्योर है भी, जिसको ये नहीं पता कि यार अक्रॉस द टेबल बैठ के ये बातें होती हैं। अगर कोई इश्यूज़ हैं तो उनको रिज़ॉल्व किया जाता है। एक्चुअली यहाँ पे जो मेन इश्यू जो रिज़ॉल्व हुआ, जो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं जो बायनांस के ऊपर, अगर आप देखो, बायनांस ने जब ये डील ओरिजिनली 2019 में करी थी, तो शायद उन्होंने ये सोचा होगा कि वज़ीर एक्स ग्रो करेगा, इंडिया के अंदर रेगुलेशन आ जाएगी 2-3 सालों में और वज़ीर एक्स एक बहुत बड़ी एंटिटी हो जाएगी। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि वज़ीर एक्स अब वो एक लुक्रेटिव डील नहीं रही, और ऊपर से जो ये ईडी का जो इन्वेस्टिगेशन है, तो बायनांस ने ही सोचा कि यार छोड़ो, इस डील को ड्रॉप ही कर देते हैं। क्या ये कहीं ऐसा तो नहीं है? राइट? ये बहुत सारे ऐसे सवाल बनते हैं, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। ये तो आप लोग भी मानोगे कि ये अनाउंसमेंट उसी दिन की हो रही है जिस दिन ईडी की इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। अगर आपने वज़ीर एक्स को बाय नहीं किया था, तो आप अभी तक चुप क्यों थे? आपने बहुत पहले ये अनाउंसमेंट कर देनी चाहिए थी आपको, राइट? कि हमने वज़ीर एक्स को ओन नहीं करते। आप क्या किस दिन की वेट कर रहे थे? आप ईडी की इन्वेस्टिगेशन की वेट कर रहे थे? आपको उसी दिन क्यों याद आया कि यार आज अनाउंस कर देता हूँ? आपने 6 महीने पहले क्यों नहीं अनाउंस किया? 6 महीने बाद में क्यों नहीं अनाउंस किया? और आपने उसी दिन क्यों अनाउंस किया जब ईडी की प्रेस रिलीज़ आ रही है, राइट? तो इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं आप अपने आप को इस इन्वेस्टिगेशन से अलग करना चाहते हैं। आप ये प्रूव करना चाहते हैं कि वज़ीर एक्स में मेरा कोई स्टेक नहीं है, और अगर वो ईडी को कोई इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो वो वज़ीर एक्स के फाउंडर्स के साथ करें, इसमें मुझसे बात ना करें, या मेरा इसमें कोई लेना-देना नहीं है। क्या इसको ऐसे नहीं देखा जाएगा? क्योंकि अगर आपकी वाक़ई में वज़ीर एक सपोर्ट नहीं कर रहा था, और हो सकता है कि जब आप कंपनीज़ जब टेक ओवर होती हैं, तो कुछ चीज़ें कंपनी में जल्दी एकदम इमीडिएट ट्रांसफ़र हो जाती हैं कुछ चीज़ें, और कुछ चीज़ें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ट्रांसफ़र होती हैं। आपके क्या एग्रीमेंट्स थे, क्या अंडरस्टैंडिंग थी, वो अभी भी क्लियर नहीं है, राइट? अभी भी आप आर्ग्यू ज़रूर कर रहे हो, बट माइन्यूट डिटेल्स अभी भी बहुत सारी ऐसी होंगी एग्रीमेंट की जो आप दोनों को ही पता है। तो ये जो चीज़ है खुल के आप ये क्रॉस द टेबल भी सॉल्व कर सकते थे। आपकी इस हरकत की वजह से पूरी की पूरी इंडस्ट्री को इसका खमियाज़ा उठाना पड़ेगा। बाहर से लोग जो देख रहे हैं, चाहे वो रेगुलेटर है, चाहे वो गवर्नमेंट है, चाहे वो इन्वेस्टर है, चाहे वो यूज़र है, चाहे वो वेब 2 के लोग हैं, चाहे वो बड़े-बड़े वीसी सर्कल में लोग हैं, वो हँस रहे हैं। वो कह रहे हैं यार क्या इस लेवल की इमैच्योरिटी कि 2 बड़े लोग इस तरीके से भिड़ रहे हैं। मानता हूँ कि ट्रांसपेरेंसी बहुत अच्छी होती है, कि ट्रांसपेरेंट है, हमें सुनने को मिल रहा है, समझने को मिल रहा है, मैटर क्या है। लेकिन अल्टीमेटली इसका खमियाज़ा यूज़र को उठाना पड़ता है। अगर सीज़ी ने ये ट्वीट किया, शुरुआत उसने करी, तो क्या सीज़ी को नहीं पता है कि जो यूज़र हैं,
उनको ऐसा लगेगा कि यार कहीं अब वज़ीर एक्स बंद ना हो जाए, तो कई लोगों ने नुकसान में अपना माल बेचा होगा। कई लोगों ने अपने नुकसान में माल बेच के आईएनआर में कन्वर्ट किया होगा। कई लोगों ने पैनिक सेलिंग की होगी। क्या ज़ीज़ी ने एक बार नहीं सोचा ये? इस तरह की जब पब्लिक आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, यूज़र बेचारे का उसका क्या दोष है? उसने क्या गलती करी है? वो तो उस उम्मीद में बैठा है कि यार मैं इस एक्सचेंज पे आया हूँ, बड़े लोग इसे चलाते हैं, मेरा पैसा सेफ है। लेकिन वो जब इस तरह की कन्वर्सेशन देख रहा है, जब उसको न्यूज़ पता लगती है, तो वो तो पैनिक में अपना माल बेच के निकल जाएगा, क्योंकि उसको लगता है कि पता नहीं यार मेरा कहीं पैसा ना स्टक हो जाए। तो ये जो टाइमिंग है कि सुबह ईडी का नोटिस आता है, शाम को आप अनाउंसमेंट कर रहे हो, इसको सही रूप से नहीं देखा जाएगा और ये कहीं न कहीं अपना पलड़ा झाड़ने का, अपने अपने आप को अलग करने का ये उस तरीके से देखा जाएगा। अगर आपकी कुछ डिसएग्रीमेंट्स हैं भी वज़ीर एक्स से, तो आज ही उनको बताने का टाइम क्यों आपने दिन चुना? पहले भी चुन सकते थे, बाद में भी चुन सकते थे। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखने वाली चीज़ है कि कौन ईडी को सपोर्ट नहीं कर रहा? बायनेंस सपोर्ट नहीं कर रहा या वज़ीर एक सपोर्ट नहीं कर रहा। ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी क्योंकि निश्चल भी कह रहा है कि वो सपोर्ट कर रहा है, बायनेंस कह रहा है वो भी सपोर्ट करने के लिए तैयार है, राइट? तो ये देखने वाली चीज़ होगी और दूसरी चीज़ ये कि जो ऑफ चेन ट्रांज़ैक्शंस की भी बात है, तो अगर आप देखो तो वज़ीरेक्स में तो अकाउंट बनाने के लिए आधार चाहिए ही होता है और अगर वज़ीरेक्स का अकाउंट बायनेंस के अकाउंट से लिंक्ड है, तो ये तो पता लग ही जाएगा अल्टीमेटली कि किस आदमी की का वो केवाईसी है जिससे उस बायनेंस के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो रहा है। तो ये भी देखने वाला समय होगा कि किस तरीके से ये इन्वेस्टिगेशन किस करवट बैठती है। लेकिन उस इन्वेस्टिगेशन से पहले ये जो दोनों में आपस में जो आर्गुमेंट चल रहा है, ये थमने का नाम लेगा, नहीं लेगा, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेकिन वो ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए सबसे बुरा लोएस्ट सेंटिमेंट्स जो होते हैं ना, वो उस पॉइंट पे इंडस्ट्री है। नए लोग जो हैं, जो 2021 में आए थे, शायद उनको लग रहा होगा यार ये तो गलती हो गई। ये किस तरह की भाषा का, किस तरह के यहाँ पे आर्गुमेंट्स हो रहे हैं। जो लोग बाहर बैठे हैं वो ऊपर वाले का धन्यवाद कर रहे होंगे कि यार बचाव हो गया, हँस रहे होंगे। तो ये इस तरह की जो चीज़ है, ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं, जो वेब 3 पे काम कर रहे हैं, कोई इन्फ्लुएंसर है, कोई कंटेंट राइटिंग में उन और कोई जॉब में है, ये उन सब के लिए एक बहुत ही ज़्यादा डैम्पनिंग न्यूज़ है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि अगर किसी यूज़र का ऑब्वियसली वज़ीरेक्स पे इस टाइम अगर आप कहीं सोच रहे होंगे कि सर वज़ीरेक्स पे पैसा सेफ है, नहीं है। निश्चल ने अपने ट्वीट में बोला है कि सेफ है, लेकिन इतने chaos के बीच में कोई कैसे मान लेगा कि वज़ीरेक्स पे इस टाइम पैसा सेफ है कि नहीं? तो मैं मतलब मैं कोई यूज़र अगर हो और उसके दिल में ये चल रहा होगा, तो कोई भी इस वक़्त ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि इतने chaos के बीच में भी वो इस क्लेम को कैसे मान ले। जब आप इसी बात को नहीं मान रहे, ढाई 3 साल बाद आप अपनी डील को डिनाय कर सकते हो, तो कोई क्यों मानेगा फिर आपकी बात को? आपने ऐसा क्या करा है कि आपकी बात पे लोग कॉन्फिडेंस जताएँ कि यार नहीं, इ इन हरकतों की वजह से इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस भी लूज़ होता है और यहाँ पे गवर्नमेंट के लिए भी एक लर्निंग है। गवर्नमेंट को ये चाहिए था कि जितनी भी एक्सचेंजेस इंडिया में अलाउ कर रही हैं या फॉरेन एक्सचेंजेस जो अलाउ कर रही हैं, पहले रेगुलेशन लाते और बाद में टैक्सेस लेके आते या टैक्सेस को भी साथ में ले आते। लेकिन सबसे पहले ये गाइडलाइन लानी चाहिए थी कि इंडिया में किस तरह की एक्सचेंजेस ऑपरेट करेंगी, कौन सी एक्सचेंज ऑपरेट करेंगी, फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेट करेंगी, नहीं करेंगी, लाइसेंस कैसे इशू होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक्सचेंजेस के अंदर कितनी अलाउड है, कि एक्सचेंजेस को क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसके क्या रूल्स हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस होती। आपकी क्योंकि क्लैरिटी नहीं है, तो इस तरह के इश्यूज़ जो हैं वो झेलने को मिल रहा है। क्योंकि अगर क्लैरिटी होती कि फॉरेन एक्सचेंजेस पे आप अपने फंड्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते, अगर आप लाइसेंस नहीं दोगे फॉरेन एक्सचेंजेस को इंडिया में ऑपरेट करने का, तो ये इश्यू कभी भी सामने आपको फेस नहीं करना पड़ता। ये इश्यू तभी फेस करने को मिल रहा है कि लोगों को इंडियन एक्सचेंजेस पे भी वो कर रहे हैं और फॉरेन एक्सचेंजेस पे भी वो कर रहे हैं। आपको अगर क्लैरिटी अगर इन फॉरेन एक्सचेंजेस को आपने अलाउ भी करना है तो हैव अ क्लैरिटी ना। अगर क्लैरिटी नहीं है इसी वजह से ये इश्यूज आ रहे हैं। तो ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट जब भी क्रिप्टो की हिस्ट्री देखी जाएगी उसमें इस इवेंट की भी चर्चा होगी कि ये इवेंट हुआ था और उस पे ऐसे-ऐसे साफ डिनायल हो गया था कि हम इस एंटिटी को ओन नहीं करते, जबकि पब्लिकली सीना पीटा गया था कि ये हमारी एक्सचेंज है, राइट?
तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको क्या लगता है? कमेंट करिएगा। आपका वज़ीर एक्स पे क्या अमाउंट पड़ा है? आप क्या सोच रहे हो? क्या आपका इस पूरे फियास्को पे आपकी क्या सोच है? राइट? उसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको क्या लगता है कि आपके इस टाइम दिल में क्या फीलिंग चल रही है? क्या आप भी लो फ़ील कर रहे हो कि इस तरह के इंसिडेंट्स पब्लिकली नहीं होने चाहिए थे? ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच।